हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। मैं आपका अपना जो भी कहूंगा सच कहूंगा बायोलॉजी मेंटोर डॉक्टर ऋतिक महेश्वरी। खैर छोड़िए, आज शुरू करने जा रहे हैं हम लेक्चर नंबर 2 ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी हमने और जाना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स है बच्चों। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफी एग्जांपल्स याद किए जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको इन एग्जांपल से बहुत मदद मिलेगी बच्चों। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की इस क्लास को जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर आई वुड लाइक टू गिव यू सम ब्रीफ इंफॉर्मेशन गाइस कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कब होता है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में क्यों नहीं होता था, किसमें नहीं होता था, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स यानी कि ओल्ड ऑर्गेनिजम्स में क्यों नहीं होता था, एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म में क्यों होता है। आइए जानिए मेरे साथ ये कहानी मेरी जुबानी। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो, सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं जो कि आज के टाइम में सबसे एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म, सबसे एडवांस्ड एंटाइटी माना जाता है इस यूनिवर्स का। चलिए, एट ह्यूमंस में क्या होता है, एक स्पर्म फ्यूज करता है एक ओवा के साथ। क्या होता है बच्चों इसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेल गैमिट है, फीमेल गैमिट है, दोनों आपस में फ्यूज कर रहे हैं। किससे आ रहे हैं? एक आ रहा है किससे? पेरेंट वन से यानी कि मेल पेरेंट से, और एक आ रहा है पेरेंट टू से यानी कि फीमेल पेरेंट से, और दोनों आपस में आके क्या कर जा रहे हैं बच्चों? फ्यूज कर जा रहे हैं। तो यानी कि प्रिमिटिव, सबसे प्राइमरी इसका कैरेक्टर क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। बाय पेरेंटल होना चाहिए। क्या दो लोगों से जब कोई चीज आती है, हम मान के चलते हैं जब हम दो लोगों से सुझाव लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, तो कुछ अलग अलग एडवाइस आती है और उसको मिला के हम एक बना लेते हैं। तो क्या वो एडवाइस उन दोनों एडवाइस से भी थोड़ी डिफरेंट होगी? भाई दोनों का मिक्सचर जूस, दो फ्रूट्स का मिक्स जूस बनाया, क्या दोनों का टेस्ट आएगा? मिक्स मिक्स आएगा सर, मिक्स मिक्स। ये क्या बातें कर रहे हो आप? तो बताओ रिप्रोडक्शन के बारे में। इसी से लिंक रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब दो ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स आए, दो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स आए, और क्या आया? जेनेटिक वेरिएशन आया, और क्या हुई? एडवांसमेंट हुई, यानी कि इवोल्यूशन हुआ। तो क्या मैं बोल लूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन को भी राइज कर रहा है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप सही समझ रहे हैं। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किन प्लांट्स में होता है, आइए जानिए। It is the reproduction that involves formation of male and female gametes. Male और female gametes का formation either by the same individual or बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल्स, यानी कि हो सकता है कि दो अलग अलग पेरेंट में से गैमेट्स आ रहे हो, या एक जो पेरेंट है वो क्या कर रहा है, दो गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है। तो सर ये बात तो कुछ ऐसी हुई कि हो सकता है जो एक इंसान है या एक गैमेट एक पर्सन है, यानी कि मैं बोल दूं कि एक ऑर्गेनिज्म है बच्चों, ये दो गैमेट प्रोड्यूस करता है, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, या जो भी इनका नाम है। बिल्कुल सर। तो सर उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं क्या बोलूंगा कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों फंक्शंस है, दोनों चीजें प्रेजेंट है, मेल भी प्रोड्यूस कर रहा है और फीमेल भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या मैं बोल दूं कि सेक्सुअल डिस्टिंग्विशमेंट प्रेजेंट नहीं है? बिल्कुल। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? जब मेल और फीमेल गैमेट सेम ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करा जाए उसको क्या बोलेंगे? हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, यानी कि सेम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है क्या? दो अलग अलग गैमीट्स, मेल गैमीट भी इसमें से, फीमेल गैमीट भी इसमें से। क्या सभी को समझ में आई मेरी बात? और दूसरी ओर जब दो अलग अलग इंडिविजुअल्स किन्हीं गैमीट्स को प्रोड्यूस करे, किन्हीं गैमीट्स को प्रोड्यूस करे, तो उसको क्या बोलेंगे कि सेक्सुअल डिस्टिंग्विशमेंट प्रेजेंट है। ये मेल ऑर्गेनिज्म है, ये फीमेल ऑर्गेनिज्म है, या ये ऑर्गेनिज्म ए है, या ये ऑर्गेनिज्म ये है, क्या ये बंटी है, क्या ये बबली है। ठीक है, अरे ठीक है बच्चों। चलिए, ये हमने जान लिया है कि गैमेट्स का फ्यूजन होना तो भाई साहब प्राइमरी कंडीशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आइए देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक
ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, फिग फिग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फिग क्या है? फिग फ्रूट है, फिग प्लांट है, जिसके अंदर ये वेस्प या फिर कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन करवा रहा है। यहाँ पर ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स है, जहां पर क्या है? फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, और यहाँ पर एक स्पर्म और एक ओवा फ्यूज कर रहे हैं। तो क्या मैं बोल लूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्राइमरी कंडीशन क्या है? विच इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। आइए, it results in offspring, it results in offspring that are not identical to the parents। यानी कि सर जब आपने जूस बनाया दो फ्रूट्स का, तो क्या दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आधी आधी आई? क्या टेस्ट जो आया वो मिक्स आया? हाँ जी हाँ। अब यहाँ पर ही कैसा हो रहा है? यहाँ पर ही कैसा हो रहा है? दो अलग अलग पेरेंट्स से गैमीट्स आ रहे हैं, तो भैया क्या ऑफस्प्रिंग एक के जैसा दिखेगा या दोनों का कुछ मिक्सचर बनेगा? दोनों का कुछ मिक्सचर बनेगा। आपने देखा होगा खुद में, कोई आपको बोलता होगा कि तेरी नाक तो तेरे पापा पे गई है और तेरी आंखें तेरी मम्मी जैसी है, ठीक है। फिर हम बोलते हैं अरे तो मैं उनका बेटा या बेटी ही तो हूं, उनसे ही तो मिलेगी मेरी शक्लें। तो भाई आप ये नहीं बोलते कि आपकी शक्ल आपके पर्टिकुलर पापा से मिलेगी, आपकी पर्टिकुलर माता जी से मिलेगी। आपकी शक्ल तो या आपके जो फीचर्स है वो मिक्सचर है, वैसा ही यहां पर है, पर कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेंगे क्या? बिल्कुल। इसीलिए बोला जाता है दैट ऑफस्प्रिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर नॉट आइडेंटिकल। बिल्कुल, यहां पर क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंसेस होंगी, जिनके कारण एडवांसमेंट आएगी, इवोल्यूशन आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। इट इज एन इलाबोरेट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हुआ या डिवाइड कर गया, ठीक है, डिवाइड कर गया और न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गए। नहीं भैया, सबसे पहले तो आप क्या करवाएंगे? गैमीट फॉर्मेशन में टाइम लेंगे, गैमीट प्रोड्यूस तो हो दोनों ऑर्गेनिज्म में, फिर आप क्या बोलेंगे कि अब फ्यूज तो हो। तो यानी कि फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। एक टर्म होती है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अरे भैया, बम के फूटने से पहले बम की मैन्युफैक्चरिंग में भी तो टाइम लगता है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन पीरियड और फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन पीरियड। अरे हाँ कि ना बोल भाई रामलाल, अरे गोलू कुछ तो बोल। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है, टेडियस प्रोसेस है, पर टाइम कंज्यूमिंग चीज क्या करती है? एडवांस्ड होती है ना। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि इतने सारे इवेंट्स एक ही रिप्रोडक्शन में हो रहे हैं। स्लो प्रोसेस है, वो तो दिख ही रहा है सर, आपने बता ही दिया कि प्री पोस्ट और फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से काफी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सिंपलर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जी हाँ। The period of growth to reach maturity for sexual reproduction is called juvenile phase and in plants it is called vegetative phase। सर आपने तो ये बातें लाइफ स्पैन में ही समझा दी थी कि जुवेनाइल फेज जो होता है रिप्रोडक्टिव फेज से पहले आता है, यानी कि हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है, जो हमारी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन है, वो तो किस में बनती है? जुवेनाइल फेज में। वो अवस्था, वो स्टेज ऑफ लाइफ जिसमें हम रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो रहे होते हैं? रेडी हो रहे होते हैं, हमारे ऑर्गन्स रेडी हो रहे होते हैं, हमारा जो माइंड सेट है ऑर्गेनिज्म का वो डेवलप हो रहा होता है। खैर छोड़िए, चलते हैं आगे। इन हायर प्लांट्स, ये बेसिकली किस में देखने को मिलता है बच्चों? हायर प्लांट्स में, जैसे एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। प्लांट्स में मैं बोलूं प्रिमिटिव प्लांट्स, जैसे एल्गी के अंदर भी क्या होता है बच्चों? होता है क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जी हाँ, आप एनसीईआरटी खोलेंगे, लेफ्ट साइड में मिलेगी आपको ग्रीन एल्गी, और एल्गी के अंदर आपको नीचे का जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें आप देख सकेंगे कि आपको यहाँ पर सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव तीनों तरह के मेथड प्रेजेंट है। जी हाँ। In higher plants, the flowering indicates the end of vegetative phase and beginning of reproductive phase। ठीक है, जो आपके हायर प्लांट्स होते हैं जैसे कि एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग तो बच्चों किसमें होती है? सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही तो होती है ना। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फ्लावरिंग प्लांट्स। इसलिए जो आपका चैप्टर नंबर 2 है 12th क्लास का, वो बेसिकली किस पे फोकस करता है? एंजियोस्पर्म्स पे, ठीक है। इन हायर प्लांट्स ऑफ फ्लावरिंग, जब फ्लावरिंग होती है तो ये क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि भैया अब रिप्रोडक्शन का टाइम आ गया है, अब तुम रिप्रोडक्टिवली एक्टिवेट हो चुके हो, अब करो रिप्रोडक्शन, अब प्रोड्यूस करो क्या मेल गैमेट, अब प्रोड्यूस करो क्या फीमेल गैमेट, और कराओ दोनों में फ्यूजन और बनाओ एक नया फ्लावर या ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
अरे ठीक है बच्चों, चलिए, किसी को कोई डाउट? एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स, दो तरह के प्लांट्स होते हैं हमारे पास, एनुअल बाइनियल, ठीक है। ये क्लियर कट वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सीनेसेंट फेसेस शो करते हैं। अच्छा सर, आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं, लाइफ स्पेन जो होता है वो जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव, सीनेसेंट फेज में डिवाइड होता है। जुवेनाइल में हम रिप्रोडक्टिव के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए मेंटेन कर रहे होते हैं खुद को, उस प्रोसेस के लिए तैयार कर रहे होते हैं। रिप्रोडक्शन में हम फ्यूजन करा देते हैं या रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज तो सर मरने वाला स्टेज है, जिसमें हमारी हड्डियां या प्लांट्स बूढ़ा हो जाता है और मृत्यु यानी डेथ की ओर निकल लेता है, टाइम बोल जाता है उसका, ठीक है। तो एनुअल और बाइनियल, एनुअल मतलब जो साल में एक बार फ्लावरिंग शो करे, सिंगल फ्लावरिंग सीजन इन अ ईयर। बोले तो ईयर बोल लूं, चाहे मैं ये बोल लूं कि लाइफ, पूरी लाइफ में ही एक बार क्या किया है बच्चों, इन्होंने फ्लावरिंग करी है। जैसे आप कुछ क्रॉप्स देखते हो ना, कुछ क्रॉप्स क्या करती है, आपको पूरे साल में आप उसकी एक फसल उगा पाते हो, और जबकि एक क्रॉप कैसी होती है जिसकी आप 2 टाइम्स फ्लावरिंग करा सकते हो, 2 टाइम्स पूरे लाइफ स्पैन में 2 बार उसे उगा सकते हो। मतलब एक बार उसके बीज ले लिए और एक बार उसको फ्लावरिंग करा लिया, मतलब उसके बाद वो डेड है। बेसिकली दो तरह की क्रॉप्स होती है, दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक को बोलते हैं एनुअल यानी कि सिर्फ एक बार, और एक को बोलते हैं बाइनियल। क्या वो एक बार या 2 बार पूरे सीजन में, पूरी लाइफ टाइम में फ्लावरिंग शो करने वाले क्रॉप्स के अंदर हम क्लियर कट बता सकते हैं कि भाई ये तेरा वेजिटेटिव फेज है, अभी तू रिप्रोडक्शन के लिए मेंटेन कर रहा है खुद को। मतलब कैसे, मैंने बीज डाला, उसके बाद फ्लावर क्या हुई, प्लांट आई, प्लांट के आने के बाद क्या हुआ बच्चों, धीरे 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 छोटी 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 कलियां लगी। कलियां लगने से पहले या कलियां लगने तक मैंने क्या बोला, अभी तो बेटा तू ग्रो कर रहा है, अभी तेरे अंदर क्या आएगा, फ्लावर आएगा। जब तेरे पास फ्लावर आ जाएगा, क्या हम बता पाते हैं क्या हम रोज के जो गुलाब का जो पौधा होता है उसको देख के बता सकते हैं? हम बोलते हैं मम्मी इसमें फूल कब आएगा, मम्मी कहती है अभी टाइम है, अभी टाइम है। मम्मी ये नहीं बोलती, मम्मी को सब पता होता है, हमारी माता जी को मात्र ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। जिसने माँ को समझा उसने सबको समझा, ठीक है। इसलिए अपनी माता जी का रिस्पेक्ट करिए, पिताजी का भी करिए बिल्कुल, पर माता को भगवान का दर्जा दिया गया है ना, देवी का। खैर छोड़िए, चलिए आगे। माता जी हमारी बोलती है, हमारी प्रिय माता जी बोलती है कि बेटा अभी तो गुलाब के फूल आएंगे, अभी तो क्या होगा, इसका जुवेनाइल फेज एंड होगा, फिर इसका रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, जब ये फ्लावर बना देगा, जब ये मेल और फीमेल गैमेट बना देगा, जब ये पोलन ग्रेन बनाएगा, जब ये क्या बनाएगा, एग्स बनाएगा। अरे ठीक है, खैर छोड़िए, वो सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, तो क्या उसके आप वेजिटेटिव, सीनेसेंट और रिप्रोडक्टिव फेज बता पाते हैं क्या? जी हाँ सर, हम समझ गए। ज्यादा होगा तो अपनी मम्मी से ही पूछ लेंगे आज, बिल्कुल। इन पेरेनियल प्लांट दीज फेसेस आर वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। सीधी सी बात है, अगर कोई प्लांट हर बार फ्लावरिंग शो कर रहा है, एक सीजन में उसकी एक फसल के अंदर उसने 3 बार फ्लावरिंग शो कर दी, या पूरे साल में 3 बार फ्लावरिंग शो कर रहा है, तो क्या हुआ भाई, बार बार कर रहा है। मैं बताऊं कैसे, तेरा ये वेजिटेटिव चल रहा था, तेरा ये रिप्रोडक्टिव चल रहा था, और तेरा ये सीनेसेंट चल रहा था, क्योंकि जब वो बूढ़ा होता होगा तो भी मुझे लगेगा अभी भी यार इसका वेजिटेटिव ही चल रहा है। अभी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज इसके बाद आएगा। अरे क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला कि जो पेरेनियल प्लांट्स है, यानी कि जो बार बार फ्लावरिंग शो करते हैं एक सीजन में, उनकी डेथ जल्दी से नहीं होती है। मल्टीपल फ्लावरिंग शो करने वाले, कौन से भाई, मल्टीपल फ्लावरिंग शो करने वाले, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, इन फेसेस को बहुत मुश्किल से आइडेंटिफाई किया जाता है। आप बता नहीं सकते कि इसका वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेस है, ये इसका रिप्रोडक्टिव फेस है, या मेचुरेशन फेस है, या ये इसका सीनेसेंट फेस है जो कि ओल्ड एज या फिर डेथ फेस है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे हमारा गुलाब तो नहीं है, ये कौन सा फूल है, लिली का फूल है क्या, ये कैसे ग्रो कर रहा है, ठीक है। चलिए, सम प्लांट्स एग्जिबिट, अब भैया नॉर्मल फ्लावरिंग की बातें तो कर ली, एनसीईआरटी बोलती है जो हमारी गीता, कुरान और बाइबल सब है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ती है ना, जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ती है वैसे वैसे चीजें कॉम्प्लेक्स होने लगती है, ठीक है। आइए जानते हैं, कुछ प्लांट्स जो है वो अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना शो करते हैं, ना वो एनुअल होते हैं ना वो बाइनियल होते हैं, वो कुछ अलग ही है चीजें। आइए जानते हैं मेरे साथ। Some plants exhibit
unusual flowering. Example, bamboo species. Bamboo species भाई साहब once in their lifetime flowering show करता है. वो भी कब? 50 से 100 साल बाद. लोगों के परिवार नष्ट हो जाते हैं, पीढ़ियां नष्ट हो जाती है, पीढ़ियों की पीढ़ियां बदल जाती है, और बैम्बू का फूल नहीं आता. लोग कहते हैं बैम्बू को, अरे तेरा फूल कब आएगा? हमारे क्या है, दादा निकल लिए, हमारे परदादा निकल लिए, ठीक है, वो स्वर्ग निकल लिए, तूने फूल नहीं दिया. तो यहाँ पर क्या है, बैम्बू स्पीशीज फ्लावरिंग शो करती है ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू. बैम्बू स्पीशीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, यानी कि 50 से 100 साल के अंदर. और लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, एक बार में क्या किया, एक बार में इतने ज्यादा फ्रूट्स प्रोड्यूस किए, और टैम बोल गया. बैम्बू फ्लावर के बारे में, बैम्बू प्लांट के बारे में क्या हुआ, बैम्बू प्लांट ने लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग शो करी, और फ्लावरिंग शो करने के बाद, अच्छा फ्रूट क्या होता है? फ्रूट किससे बनता है? फ्लावर से ही तो बनता है. जो ओवरी होती है फ्लावर के अंदर, खैर ये बात आगे आएगी, पर अभी थोड़ी सी बता देता हूं. ओवरी क्या होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हुआ. जब ओवरी क्या होती है, ग्रो करती है, मेच्योर हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसके अंदर क्या हो जाते हैं, सीड बन जाते हैं. यानी कि फ्रूट को खोला, एप्पल को खोला, क्या एप्पल निकला गया? उसके अंदर सीड नहीं है, सीड आए ना. तो सीड आए, सीड किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? अब ओवरी में, और ओवरी किस में डेवलप हो जाएगी? फ्रूट में. ठीक है. स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, याद रखना इसका नाम. ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग शो करता है. बैम्बू 50 से 100 साल में, और स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना कितने सालों में? 12 साल में. वो गाना है ना, और रंजी चुराइए 12 साल, है ना, खैर छोड़िए. स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना याद रख लेंगे उससे. बिलाल सईद का एक गाना है, सुन लीजिएगा, अच्छा गाना है. स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना फ्लावर का नाम है, जो 12 साल में एक बार फ्लावरिंग शो करता है. चलिए अब आते हैं कुछ बात इन एनिमल्स. अब सर प्लांट्स के बारे में तो बहुत बात कर ली, बॉटनी के बारे में तो बहुत बता दिया, अब एनिमल्स के बारे में भी, जूलॉजी के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए. अरे आइए, बिल्कुल आइए, हवेली पर आए तो सीख के जाएंगे. इन एनिमल्स, जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस. बोले तो एनिमल्स में क्या होता है, जुवेनाइल फेज के बाद मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं. यानी कि क्या बोला, ह्यूमन को ही ले ले. ह्यूमन में क्या हुआ, पहले डेवलपमेंट हुई, उसके बाद में मेनार्क आई फीमेल बॉडी में. मेनार्क मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, हम सबको पता है, बिल्कुल 11वीं में सब पढ़े हैं हम. मेनार्क आई, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, और कहां तक चला, मीनोपॉज. यानी कि जुवेनाइल फेज के बाद भी ऐसी डेवलपमेंट हुई, मेरी फिजियोलॉजी डेवलप हुई, मेरे अंदर हार्मोनल चेंज आए, और मेरे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी ग्रो करे. हाँ कि ना बोल, क्या ये बातें फील कर पा रहा है? बिल्कुल सर. यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर्स डेवलप होंगे. आप देखते हैं ना कि कैसे प्यूबर्टी के टाइम पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ग्रो करते हैं, कैसे ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाती है, कैसे क्या होती है, बियर्ड आ जाती है, कैसे मस्कुलेचर डेवलप हो जाता है. ठीक है, ये सब बातें कैसी है, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल. और ये चीजें सारी होती है एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से पहले. ठीक है, चलिए. बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स सीजनली. ठीक है, बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स की बातें कुछ बता देता हूं आपको. जो आप नेचुरली जो बर्ड्स आपको मिलते हैं ना, जो आपको घोंसले मिलते होंगे कई बार अपने घर की छत पे भी, वो सीजनली होते हैं. जैसे साल में कोई 2-4 महीने ऐसे आए जिसमें ब्रीडिंग पीरियड आया, जिसमें ब्रीडिंग स्टार्ट हुई. इसीलिए आपने सुना होगा, जब भी कोयल कू कू कर रही होती है, वो क्या आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए कर रही होती है क्या? हो सकता है वो किस लिए कर रही हो, अपने मेट को पुकारने के लिए, अपने अपने स्वामी को पुकारने के लिए कि आओ मेटिंग करें. ठीक है, बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली, सिर्फ ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे, है ना. हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी, यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग, जबकि आप देखते हैं कि अंडे जहां पर प्रोड्यूस होते हैं, अंडे जहां पर मिलते हैं, अंडे जहां पर बनते हैं, यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गा फार्म, मुर्गी फार्म जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, तो वहां पर क्या होता है, पूरे साल ही अंडे दे रही होती है मुर्गियां. तो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं कि उनको बोला गया, उनको ऐसा मजबूर कर दिया गया, उनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाए गए कि वो पूरे साल ही क्या दे रहे हैं, अंडे दे रहे हैं. इसीलिए जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है, वहां पर बर्ड्स का क्या हो रहा है, होता है बच्चों, एनसीईआरटी लिखती है कि बर्ड्स आर एक्सप्लॉइटेड इन पोल्ट्री फार्मिंग टेक्निक. अरे हाँ कि ना बोल, बिल्कुल. ठीक है, अब इसके बाद आते हैं फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मेमल्स. प्लेसेंटल मेमल्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर प्लेसेंटा डेवलप होता है. ठीक है, जिनके अंदर
प्लेसेंटा डेवलप होता है। और प्लेसेंटा क्या होता है बच्चों? प्लेसेंटा क्या होता है? एक तरीके का एक पाइप होता है, एक तरीके का एक कनेक्टिविटी होती है जो फीटस को किससे कनेक्ट करती है? अपनी मदर से। यानी कि यूट्रस के अंदर फीटस प्रेजेंट है, फीटस के ऊपर से क्या निकली है? ये आपका फीटस प्रेजेंट है। बताऊं कैसे? एक आइडिया देता हूं आपको। ये क्या है? मदर का वोम है, ठीक है, ये मदर का वोम है ना। यहाँ पर क्या है? मदर से अटैच। अब एक बात बताओ, ये फीटस अंदर रहेगा तो इसको न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, इसको एक्सक्रीटरी मटेरियल वगैरह सब रिमूव करना होगा, तो एक पाइप टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? प्लेसेंटा। ये पता है किससे अटैच होता है? ये आपका अटैच होता है फीटस से। फीटस को क्या दे रहा होता है? ये न्यूट्रिशन दे रहा होता है और एक्सक्रीटरी मटेरियल रिमूव कर रहा होता है, ठीक है, जिससे फीटस क्या रहता है? हैप्पी रहता है। और ये हमारी क्या है? मम्मा है, मम्मा है, ठीक है, ये हमारी क्या है? मदर है। ये मदर बॉडी है और ये फीटस भाई साहब है। ये आप हैं, आपकी मम्मा के पेट में थे जब आप, ठीक है, ये मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, फीमेल जो होती है प्लेसेंटल मेमल्स में, उनमें कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। जैसे साइक्लिकल चेंजेस बोले तो मेंस्ट्रुएशन पढ़ा है सर हमने, बिल्कुल। जितनी भी रिप्रोडक्टिव साइकिल्स है या साइक्लिकल चेंजेस है, हार्मोनल चेंजेस है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, उनको क्या बोला गया है यहाँ पर? साइक्लिकल चेंजेस। तो फीमेल जो होती है प्लेसेंटल मेमल में, उनमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। किसमें? ओवरीज में, उनकी एक्सेसरी डक्ट्स में। एक्सेसरी डक्ट्स बोले तो जैसे ओवरी थी, एक्सेसरी डक्ट्स में क्या आएगी? अगर फीमेल बॉडी को मैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उनके पढ़ूं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल बॉडी पढ़ूं, तो मुझे क्या मिलेगा सर? ओवरी मिलेगी, नंबर वन। ओवरी क्या है? ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन हुआ, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ। फिर क्या मिला मुझे क्या मिला? फैलोपियन ट्यूब मिली, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब मिली, यूट्रस मिली, मुझे क्या मिला? सर्वाइक्स मिला, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? मुझे क्या मिली, ठीक है। अब वो चीजों को क्या किस में रख दिया गया? मेल बॉडी में मुझे क्या मिला? वास डेफरेंस मिला, ठीक है, एपिडिडाइमिस मिली, ठीक है, अरे ठीक है। तो ये सारी डक्ट्स, यूरेथ्रा मिला, ये सारी डक्ट्स क्या है? एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी जो इंग्लिश का वर्ड है उसको बोलते हैं हेल्प करने वाले, ठीक है, मदद करने वाले, जिससे प्रोसेस हो जा रही है स्मूथ। समझ गए मेरी बात? चलिए, अब यहां पर क्या होता है? फीमेल जो होती है प्लेसेंटल मेमल्स में, उनमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। किसमें? ओवरीज में और उनकी एक्सेसरी डक्ट्स में, ठीक है। और उनके हॉर्मोन्स चेंज होते हैं कब? रिप्रोडक्टिव फेज के वक्त। या कि हॉर्मोन्स, एक्सेसरी डक्ट्स और जो ओवरी है उसके अंदर क्या हो रहा है? साइक्लिकल चेंजेस। आइए जानते हैं उन साइक्लिकल चेंजेस के बारे में। द साइक्लिकल चेंजेस इज कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल या ऊस्ट्रस साइकिल इन नॉन प्राइमेट्स। दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमेट्स और एक होते हैं नॉन प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स में कौन कौन आता है? जैसे गाय, भेड़, चूहा, बियर। मतलब सारे मेमल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक को बोला प्राइमेट और एक को बोला नॉन प्राइमेट। प्राइमेट में कौन आया? मंकी। एनसीईआरटी ने क्या क्या लिखे हैं? मंकी, एप्स और ह्यूमंस। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई जगह आपको पता है क्या बोला जाएगा कि मंकी आपका क्या है? ईस्ट्रस साइकिल शो करता है, जबकि आपके एनसीईआरटी में जो चीज लिख दी है वो क्या है? पत्थर की लकीर है। इसमें जो प्राइमेट्स है वो किस में आएंगे बच्चा? प्राइमेट्स में कौन कौन आएगा? मंकी, एप्स और ह्यूमंस। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और नॉन प्राइमेट्स में क्या आएगा? काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग। तो क्या होगा? वो साइक्लिकल चेंजेस जो नॉन प्राइमेट्स में होंगे, जैसे काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, वो क्या होंगे? ईस्ट्रस साइकिल, ठीक है बच्चों। और ईस्ट्रस साइकिल को मैं आपको बता देता हूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। ईस्ट्रस साइकिल को बोला जाता है हीट पीरियड। हीट पीरियड, ये पीरियड वो होता है जब रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या होता है? पीक पर होता है। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल किस पे होता है बच्चों? पोटेंशियल, POT। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल किस पे होता है? पीक पे होता है। और प्राइमेट्स में क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो आप दो तरह की साइक्लिकल चेंजेस पढ़ते हैं। कौन कौन से बच्चों? कौन कौन से पढ़ते हैं? एक तरफ पढ़ते हैं ईस्ट्रस साइकिल और एक तरफ पढ़ते हैं क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल को बच्चों क्या बोलते हैं? ईस्ट्रस साइकिल वो साइकिल होती है जो क्या होती है? सीजनल होती है। बिल्कुल, साल में एक बार हो रही है। और ये क्या होती है? नॉन सीजनल। बोले तो अकर्स रेगुलरली। जैसे आप देख सकते हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में आप लोगों को पता होगा, आप सभी को पता होगा कि मेंस्ट्रुएशन वो साइकिल होती है जो ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव पीरियड जैसे स्टार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव फेज जैसे ही लाइफ स्पैन का स्टार्ट होता है उसमें शुरू हो जाती है और थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज चलती है। इनमें ऐसा नहीं होता है, सिर्फ साल में एक बार होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हीट पीरियड। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऐसा कोई नाम
नहीं है। ठीक है, ये किस में होती है बच्चों, किस में होती है, नॉन प्राइमेट्स में होती है। ठीक है, नॉन प्राइमेट्स में होती है। और ये किस में होती है, प्राइमेट्स होती है। सर ये प्राइमेट्स नॉन प्राइमेट्स है क्या सिस्टम ये, बिल्कुल बताते हैं आपको। ठीक है, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। अब है ना, होमिनिडी फैमिली जो है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। जैसे आप पढ़ते हैं ना, ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन क्या है, किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया। फाइलम कौन सा है, बोलो बोलो बोलो। ये किंगडम आया, ये फाइलम आया। ठीक है, किंगडम फाइलम, फिर क्लास आई, फिर ऑर्डर आई, फिर फैमिली आई, फिर जीनस आई, फिर स्पीशीज आई। प्राइमेट्स की बात कर रहा हूं ना मैं। प्राइमेट क्या है, ह्यूमन को अगर क्लासिफाई किया तो किंगडम कौन सा है, जल्दी जल्दी देख लेंगे, एनिमेलिया है। फाइलम कौन सा है, फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा है। क्लास कौन सी है, मेमेलिया है। और ऑर्डर कौन सा है, प्राइमेट है। तो प्राइमेट क्या हुआ, ऑर्डर हुआ। यानी कि जितने भी प्राइमेट और नॉन प्राइमेट है, जितने भी प्राइमेट और नॉन प्राइमेट है वो यहां तक तो क्या हुए, सेम हुए। क्योंकि सभी क्या है बच्चों, मेमल्स है। और मेमल्स क्या होते हैं, मेमल्स वो होते हैं जिनके ऊपर हेयर्स होते हैं, फर फर होते हैं। ठीक है, अरे हाँ कि ना। चलिए, इतनी बात मैं आपको बता चुका हूं। तो प्राइमेटा क्या है, ऑर्डर। और नॉन प्राइमेट वो होंगे जो प्राइमेट से अलग होंगे, यानी कि जिनके अंदर क्या होगी, नॉन प्राइमेट्स में ईस्ट्रस साइकिल होगी। आइए, तो मैं बता चुका हूं यहां पर कि मेंस्ट्रुअल ईस्ट्रस साइकिल क्या होती है, किस में होती है। ठीक है, अब सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूअस ब्रीडर क्या होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ब्रीडिंग सीजन, ब्रीड ब्रीड ब्रीडिंग सीजन। ब्रीड क्या होती है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सकते हो, आपस में रिप्रोड्यूस कर सके हो, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हो। इसी को क्या बोला कि ब्रीड कर सकते हो। ठीक है, ब्रीड का क्या मतलब होता है, ब्रीड का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which can perform, या फिर विच कैन मेट लिख लीजिए यहां पर। यहां पर क्या लिख लेंगे, विच कैन मेट, यानी कि जो मेटिंग कर सकते हो, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बेस्ड ऑन द ब्रीडिंग सीजन मेमल्स आर ऑफ टू टाइप। मेमल दो तरीके के हैं, एक को बोलेंगे सीजनल ब्रीडर और एक को बोलेंगे कंटिन्यूअस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर नाम से ही पता लग रहा है इनके लिए कोई पर्टिकुलर सीजन आता होगा। और कंटिन्यूअस ब्रीडर के लिए बोले तो कंटिन्यूअस ब्रीडर मतलब जो पूरे साल मेट करते होंगे, उनको कोई सीजन की जरूरत नहीं है। सीजनल ब्रीडर वो मेमल जो नेचुरल कंडीशंस में रहते हुए रिप्रोडक्टिव साइकिल सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में रेगुलेट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वो मेमल अगर सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में रेगुलेट करें, फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोड्यूस करेंगे, अपनी साइकिल्स रेगुलेट करेंगे, तो क्या उनका अमाउंट कम होगा, क्या उनकी स्पीशीज कम होगी क्या, बिल्कुल सही बात है। एक तो कंटिन्यूअस ब्रीडर कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, और यहां पर सीजनल ब्रीडर पूरे साल, कंटिन्यूअस ब्रीडर कंटिन्यूअस कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, और सीजनल ब्रीडर पूरे साल में सिर्फ एक या दो बार रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। ठीक है, कैसे रहते हुए, लिविंग कंडीशंस में, लिविंग नेचुरल कंडीशंस में। अगर वो नेचुरल कंडीशन में रहता है और उसको अनफेवरेबल कंडीशंस मिलती है, तो क्या वो रिप्रोड्यूस करेगा, मेट करेगा, नहीं करेगा, हाँ कि ना। चलिए अब पढ़ेंगे कंटिन्यूअस ब्रीडर के बारे में। कंटिन्यूअस ब्रीडर क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिवेट रहते हैं, रिप्रोडक्टिव एक्टिव रहते हैं रिप्रोडक्टिवली, और पूरे साल क्या कर पाते हैं, रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। और किस में रहते हैं बच्चों, रिप्रोडक्टिव फेज में, हाँ कि ना बोल। ठीक है, चलिए सीनेसेंस क्या होती है, बार बार बोला मैंने, सीनेसेंस 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 या सीनेसेंट एज। एक छोटी सी स्लाइड सीनेसेंस के नाम, आपके मेरे बुढ़ापे के नाम। सीनेसेंस बोले तो ओल्ड एज, यानी कि धीरे धीरे सठियाना, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं सीनेसेंस को, बड़ा सही शब्द है इसके लिए, सठियाना। कहते हैं ना कि वो सटिया गया। ठीक है, इट इज द लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन, मतलब अंतिम चरण। कभी भी इंसान स्वर्ग की ओर या नरक की ओर आपके कर्म के अकॉर्डिंग जा सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस, इस टाइम पे क्या होता है, कॉन्कॉमिनेंट चेंजेस होते हैं बॉडी में। कॉन्कॉमिनेंट चेंजेस क्या होते हैं, कॉन्कॉमिटेंट चेंजेस मतलब साथ साथ जो चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अपोजिट चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि स्लोइंग डाउन ऑफ मेटाबॉलिज्म, बोले तो अपोजिट चेंजेस हमारी बॉडी में।
ठीक है, अपोजिट चेंजेस जो हो रहे हैं, जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं उनको क्या बर्गर पिज्जा पचते हैं क्या, क्या वो डाइजेस्ट कर पाते हैं क्या? नहीं सर, उनको देना पड़ता है दलिया। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, और मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, सेल डिवीजन कम हो गया, और अल्टीमेटली वो कहां चले गए? डेथ की ओर। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप हैं जवानी में और आप कैसे हो जाएंगे? ये बुढ़ापे में। ये प्लांट है यहाँ पर, ये इसकी ग्रोथ है, फिर यहाँ पर ये मुरझाना शुरू हो गया, इसका डिग्रेडेशन, इसका डिटेरियोरेशन शुरू हो गया, और लास्ट में ये अंतिम चरण में टैम बोल गया, मृत्यु की ओर। ठीक है, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा एक बात बताओ सर, सर ये कौन सी चीज है, ये क्या चीजें हैं जो तीनों फेजेस में ट्रांसफर कोस कर रही है? कहीं ना कहीं से तो ऑर्डर आ रहा होगा ना, कि जैसे पुलिस के अंदर जो भर्ती एक इंसान है वो पहले सिपाही बनता होगा, उसके बाद में धीरे धीरे इंस्पेक्टर, ठीक है, सुपरिंटेंडेंट, ठीक है, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, वो सब होता होगा। वैसे यहाँ पर क्या है, जो हमारी बॉडी में एक रेगुलेटर होता है, हार्मोनल मैकेनिज्म, जो ट्रांजिशन शो करता है हमारे जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सीनेसेंट फेज में। हार्मोन ने बोला तू अब रिप्रोडक्टिव फेज में आ जा, तो आ गया। हार्मोन ने बोला कि अब तेरा मीनोपॉज आने वाला है, अब तू मेंसेस तेरी बंद होने वाली है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद होने वाली है, अब तू रिप्रोडक्टिवली एक्टिवेट नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसी के कारण क्या हुआ, अरे क्या हुआ, उस वीमेन का क्या, उस फीमेल का क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो गया। सब हार्मोनल लोचा है हमारी बॉडी में। ठीक है, interaction between hormones and environmental factors regulate the reproductive process and associated behavioral expression of organism। मतलब क्या, हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, उसका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन हुआ, मतलब कैसे? जब आपके एनवायरनमेंट में ऐसे फैक्टर्स हुए कि आप अब रिप्रोडक्टिवली एक्टिवेट हो सकते हैं, तो हमारे हार्मोन्स ने बोला कि अब निकल आगे, फेस को क्रॉस कर। ठीक है, तो ये यानी कि हॉर्मोन्स। अच्छा ये हॉर्मोन्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? कुछ तो होगा ना जो हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करवा रहा होगा। बिल्कुल, आपने सुना होगा कि जीन रेगुलेशन, आगे बताएंगे सब। ठीक है, जीन क्या करवाते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करवा दिया। अब हार्मोनल हॉर्मोन्स ने जब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ क्या किया, क्या क्या इंटरेक्शन किया, जैसे, ठीक है, जैसे क्या होता है जब हार्मोनल लोचा होता है हमारी बॉडी में, ये सब जो हम बोलते हैं ना कि प्यार, इश्क, सब क्या है, हार्मोनल लोचा ही तो है। हमारी बॉडी में क्या निकला, ऑक्सीटोसिन निकला, हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कंसंट्रेशन थोड़ा इधर उधर हुआ, एड्रेनलिन रश हुआ, और हमारी बॉडी क्या हो गई, हीट हो गई। कहते हैं ना कि पहली नजर में देखा तो अजीब सा लगा, वैसा ही कुछ है ये। ठीक है, हमारी बॉडी को इन्वायरमेंट ने क्या किया, क्या किया, स्टिमुलस प्रोवाइड किया, और बदले में हमारी बॉडी ने हार्मोन क्या प्रोड्यूस कर दिया। अब हार्मोन और इन्वायरमेंट का रेगुलेशन हुआ, इंटरेक्शन हुआ, तो तीसरा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ। वैसे यहां पर क्या हो रहा है, बॉडी का रिप्रोडक्टिव प्रोसेस रेगुलेट हो रहा है, और हमारे बिहेवियर में एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब मैंने नॉलेज तो बहुत बांट दी, ज्ञान तो बहुत बांट दिया, कुछ सवाल मेरे साथ। सवालों की इस अदालत में आपका स्वागत है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं वो मोर वेरिएशंस एग्जिबिट करते हैं, मोर वेरिएशन शो करते हैं, बजाय उसके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। क्यों, रीजन क्या है? आइए चलते हैं ऑप्शंस की ओर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंथी प्रोसेस, क्या इसलिए? नहीं, बात तो सही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पर इसका रीजन तो ये नहीं है। Gametes of parents have qualitatively different genetic composition। बिल्कुल, जेनेटिक्स क्या होती है, जो क्या करे, हमारे कैरेक्टर्स कंट्रोल करे, तो ये एक रीजन हो सकता है, क्योंकि डीएनए सबका क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। यस, ये भी सही बात है। ठीक है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए इज इन्वॉल्व इन, अब ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए, फर्स्ट और डी तो गलत हो गए। आप तो इन दोनों में देखिए, गैमेट्स ऑफ पेरेंट्स हैव qualitatively different genetic composition, या genetic material comes from parents of two different species। क्या ये different species वाली बात सही थी क्या? इसमें हमें यहाँ पर ये देखना चाहिए था कि सेम अगर होता ना, पेरेंट्स ऑफ सेम स्पीशीज, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। चकमा खा गए ना भैया। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ इसका, ये। अगर यहाँ पर सेम स्पीशीज लिखा गया होता, सेम स्पीशीज लिखा गया होता,
तो ये आंसर सही हो जाता, पर यहाँ पर क्या है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता कि दो अलग अलग स्पीशीज से क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। आप खुद बताओ, गधे और घोड़े के अंदर मेटिंग करवा पाओगे क्या? आर्टिफिशियली तो कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है, क्या नेचर के अंदर एग्जिस्टेंस है क्या? है नहीं है ना? तो बस वही चीज है। सेकंड सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, द यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन यानी कि सिंगल पेरेंट जिसमें इन्वॉल्व होता है वो कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, और बाय पेरेंटल कौन सा होता है, और हायर ऑर्गेनिजम्स मोस्टली कौन सा रिप्रोडक्शन शो करते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा बच्चों, आइए देखते हैं। यूनिपेरेंटल जो रिप्रोडक्शन है वो तो एसेक्सुअल है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गयो भैया, ठाकुर तू तो गयो। बाय पेरेंटल होता है सेक्सुअल, तो ये दोनों ऑप्शन में ये भी सेम है। अब तीसरा क्या है, हायर ऑर्गेनिजम्स, हायर प्लांट्स, हायर फ्लावरिंग प्लांट्स क्या शो करते हैं? सेक्सुअल। तो आंसर क्या हुआ भैया? थर्ड हुआ। अब इसका आंसर थर्ड है। चलिए अगले सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल कुछ इस प्रकार, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है, इट इज ऑब्जर्व दैट सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एल्गी और फंजाई नॉर्मली तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बट जैसे ही एडवर्स कंडीशन आती है वो खुद को प्रिपेयर करते हैं, आप ही की तरह जैसे आप नीट के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। हमें चैलेंजेस को लाइफ में हमेशा लेना चाहिए। अरे सिंपल ऑर्गेनिज्म से ही सीखो यार, कैसे एडवर्स कंडीशन आती है अपना रवैया बदल लिया, कैसे सोल्जर की तरह प्रिपेयर कर रहा है खुद को, है ना। तो चैलेंजेस को हमेशा फेस करते रहिए। एक लाइन बोलना चाहूंगा, तुझे खुद से ही जीतना है, तुझे खुद को ही हराना है। अरे तुझे खुद से ही जीतना है, तुझे खुद को ही हराना है, तू भीड़ का हिस्सा नहीं, अरे तुझमें तो पूरा जमाना है। चलिए इसी के साथ इस क्वेश्चन को करेंगे। आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर शिफ्ट कर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइम बचाता है? नहीं सर, आपने बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स स्लो प्रोसेस है, इलैबोरेट प्रोसेस है। क्या ये रैपिड है? नो सर। तो ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं। आंसर क्या होगा? सी। कैसे? वेरिएशन प्रोड्यूस करेंगे, नए नए तरीके मिलेंगे, नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, एडवांसमेंट होगी, इवोल्यूशन होगा, और इवोल्यूशन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम लोग क्या कर सकेंगे बच्चों? क्या क्या कर सकेंगे? हम इन्वायरमेंट के लिए उतने अच्छे से अडेप्ट हो सकेंगे। आप खुद ही देखिए, ह्यूमन क्या है, मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म मानते हो ना ह्यूमन को। ह्यूमन क्या है, सर्दी में क्या करता है? शिवर करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। गर्मी में क्या करता है? स्वेट प्रोड्यूस करता है, पसीना आता है। तो ऐसे ही क्या होता है बच्चों, इवोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, सीजनल ब्रीडर्स के बारे में पढ़ा, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स के बारे में पढ़ा, अरे ईस्ट्रस और मेंस्ट्रुअस साइकिल के डिफरेंस के बारे में पढ़ा। सर आपने तो ह्यूमन क्लासिफिकेशन भी बताई थी, और हमने क्या कर लिए? प्रीवियस ईयर के 3 सवाल। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है बच्चों। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। शुभ रात्रि, शब खैर, बाय बाय, टाटा।